फिल्म की शुरुआत में एक कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहां जसप्रीत मौजूद होती है। उसका बेटा एक साइको किलर द्वारा मारा गया था। ये कोई जानबूझकर किया गया हमला नहीं था। दरअसल वह साइको किलर दूसरों को खुश होते नहीं देख सकता था। एक दिन वह एक पब में गया, गन निकाली और बेतरतीब ढंग से लोगों को मारना शुरू कर दिया। उन्हीं लोगों में जसप्रीत का बेटा भी था। उस साइको किलर ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। जसप्रीत, जो खुद एक पुलिस वाली है, उस रात की घटना को भूल नहीं पा रही थी। वह अपने बेटे को नहीं बचा पाई और ये बात उसे अंदर से बहुत दर्द दे रही थी। उसने अपने बेटे की खून से सनी टी शर्ट अभी तक संभाल कर रखी हुई है। वह इस शहर को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती थी, इसलिए उसने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया और उसकी मंजूरी भी मिल गई। उसका अपने पति के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, इसलिए वह अपने बेटे के साथ अलग रहती थी। लेकिन अब उसका बेटा भी नहीं रहा। जब उसे दूसरी जगह पोस्टिंग मिलती है तो वह अपनी गाड़ी लेकर शहर से निकल जाती है। उसके पापा, जो खुद भी पुलिस वाले हैं, उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकती। लेकिन जसप्रीत ने किसी की बात नहीं मानी और कहा, मुझे अपनी जगह बदलनी पड़ेगी ताकि मैं खुद को संभाल सकूं। फिर हम देखते हैं कि उसकी दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाती है और वो अपनी गाड़ी लेकर वहां के लिए निकल जाती है। उस इलाके में टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि सरकार शहर को नशा मुक्त बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्चे नशे की लत की ओर खींच रहे हैं। वे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पाउडर और अन्य नशीले पदार्थ। इस वजह से माता पिता और समाज के लोग बहुत परेशान हैं। समाज के लोग नशे को रोकने के लिए सड़क पर धरना भी दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जसप्रीत अपने नए ऑफिस पहुंचती है और अपने बॉस को रिपोर्ट करती है। सबसे पहले उसका बॉस उसे नई पोस्टिंग के लिए बधाई देता है और फिर उसे एक नया केस सौंपता है। ये केस एक बच्चे के गायब होने का है। जब जसप्रीत ये सुनती है तो वह कहती है, मैं इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो सकती। लेकिन उसका बॉस जवाब देता है, ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं है जसप्रीत। हम तुम्हें इस केस में शामिल कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पुराने अनुभव को देखते हुए हमें भरोसा है कि तुम इसे अच्छे से संभालोगी। बॉस ने कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ पहले क्या हुआ था, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो। आखिरकार तुम एक अफसर हो। जसप्रीत के ना चाहने के बावजूद उसे इस केस में डाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जसप्रीत कौली परिवार के घर के पास पहुंचती है, जहां डीआई हार्डी पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मिस्टर और मिसेस कौली का बच्चा इशप्रीत कौली, जो स्कूल से लौट रहा था, अचानक बस से उतर जाता है और फिर घर नहीं लौटता। उसके माता पिता बताते हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छा था, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अचानक वह गायब हो गया और बस से उतरने के बाद घर वापस नहीं आया। जसप्रीत फिर परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करती है। उसे पता चलता है कि इशप्रीत को इंडिया से गोद लिया गया था और उसके पापा उसे यूके लेकर आए थे। साथ ही ये भी मालूम पड़ता है कि दिलजीत कौली का एक भाई भी उसी इलाके में रहता है, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बिजनेस में उसके भाई ने उसे धोखा दिया था, जिससे उनके बीच काफी तनाव है। जसप्रीत यह भी पूछती है कि क्या घर में किसी का झगड़ा हुआ था या क्या माता पिता के बीच कोई ऐसा विवाद था जिसका बच्चे पर बुरा असर पड़ा हो। दिलजीत कहता है, नहीं, घर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था। लेकिन उसकी माँ कहती है, नहीं, ऐसा कुछ हुआ था। जब से उसके मामा ने उसे थप्पड़ मारा है तब से वो थोड़ा उदास रहने लगा था। फिर जब जसप्रीत असलियत पूछती है तो पता चलता है कि शप्रीत को उसके मामा ने सिगरेट पीते हुए देख लिया था, इसलिए मामा ने सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा बल्कि उसे डांटा भी था। जसप्रीत कहती है, ये एक प्रक्रिया है, हमें पूरी जानकारी लेनी होगी। सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जसप्रीत और टीम हेडक्वार्टर पहुंचती है और बस के अंदर लगे सीसीटीवी वीडियो को प्ले करती है। विदेश की बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, चाहे वो स्कूल बस हो या पब्लिक बस। जब वे वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि इशप्रीत राई पार्क के पास बस से उतरा था। इसके बाद पुलिस की पूरी टीम उस जगह पर जाती है और जांच शुरू करती है। पूरी रात वे सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि पानी में भी स्कूबा डाइविंग की जाती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि डीआई हार्डी को कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि डीआई हार्डी अपनी टीम से कहते हैं, तुम लोग थक चुके होंगे, और फिर अपने एक फेवरेट ऑफिसर को
अपने साथ ले जाते हैं, जो उन्हें भाई जैसा मानता है। हार्डी जसप्रीत को भी घर भेज देते हैं और कहते हैं, अगर मुझे कोई सुराग मिला तो सबसे पहले तुम्हें ही फोन करूंगा। अगली सुबह पुलिस को इशप्रीत की बॉडी मिलती है। ऐसा लगता है कि वह पानी में डूब कर मरा है, लेकिन उसकी बॉडी एक गाड़ी की आगे की सीट पर थी और गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि इशप्रीत की मौत पानी में डूबने और गला घोंटने की वजह से हुई थी। इशप्रीत के माता पिता जोर जोर से रोने लगते हैं। जसप्रीत को भी इशप्रीत में अपने बेटे की झलक दिखने लगती है और वह अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। इशप्रीत के क्लासमेट से पता चलता है कि वह हर रोज स्कूल के बाद पियानो सीखने जाता था, लेकिन कुछ समय से उसने जाना बंद कर दिया था। दूसरी ओर हमें कुछ और जानकारी भी मिलती है। मिस्टर कॉली और मिसेस कॉली के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। दिलजीत कॉली का एक औरत के साथ अफेयर चल रहा था और वो औरत और कोई नहीं बल्कि यशप्रीत की पियानो टीचर थी। दिलजीत चाहता था कि उसका बेटा उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से घुल मिल जाए और वह मिसेस कॉली से तलाक लेना भी चाहता था। मिसेस कॉली हमेशा डरी सहमी रहती थीं, लेकिन अपने बेटे से बहुत प्यार करती थीं। मिस्टर और मिसेस कॉली दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और ये बात इंटेरोगेशन के दौरान जसप्रीत को भी पता चल चुकी थी। लेकिन जांच की प्रक्रिया के लिए जसप्रीत को इन दोनों से पूछताछ करनी पड़ी कि जिस दिन यशप्रीत मरा उस दिन वे दोनों कहाँ थे। दोनों ने अपनी सफाई दी, जो सही साबित हुई। इसके बाद पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है। जिस गाड़ी में यशप्रीत की बॉडी मिली थी वह दिलजीत के भाई की गाड़ी थी, जिसे उसका बेटा चलाता था। वह नशे का सामान इस्तेमाल करता था और उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। पुलिस को पता चलता है कि वे दोनों उसी दिन उस इलाके में गए थे। उन्हें हिरासत में लिया जाता है, लेकिन साकिब, दिलजीत का भतीजा, पूरी तरह से इनकार करता है। फिर जब उसे गाड़ी और फोटो दिखाई जाती है तब साकिब कहता है, अब क्या खुले पार्क में घूमना गलत है? बाहर के देशों में अपराधी या संदिग्ध को भी अपने खुद के वकील का हक मिलता है, जो राज्य द्वारा ही दिया जाता है। साकिब से डीआई हार्डी पूछताछ कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे हार्डी को साकिब से कोई निजी दुश्मनी थी। हर केस में हार्डी उसे ही दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा था, जबकि अब तक कोई सबूत नहीं था कि साकिब ने मर्डर किया है या कैसे किया है। फिर भी हार्डी हर बार साकिब को ही शक के घेरे में लाता था। जब कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, तो साकिब का वकील कहता है, पहले इसका मोटिव ढूंढो, फिर इसे संदिग्ध मानो। इसके बावजूद साकिब को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। साकिब के परिवार वाले, जो दिलजीत के भाई हैं, आते हैं और दोनों बच्चों के बीच सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, मेरे बच्चों ने कभी तुम्हारे बच्चों का बुरा नहीं चाहा। हाँ, हमारे बिजनेस में कुछ अनबन रही होगी, लेकिन मेरा साकिब कभी इशप्रीत को नहीं मार सकता। लेकिन दिलजीत का गुस्सा काबू में नहीं था, क्योंकि सारे सबूत साकिब के खिलाफ थे और उसे यही लग रहा था कि साकिब ही दोषी है। बिजनेस में भी दिलजीत ने साकिब को धोखा दिया था। इस वजह से गुरुद्वारा के सामने दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद जब फैमिली की पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, तो पता चलता है कि इशप्रीत के नाम पर $2 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। जसप्रीत को लगता है कि परिवार के सभी लोग संदिग्ध हैं। जसप्रीत के मामा के बारे में भी जानकारी मिलती है कि वह पहले नशीले पदार्थों का बिजनेस करता था। इसलिए संदिग्धों की सूची में पूरी फैमिली आ जाती है। फिर जसप्रीत जेल में साकिब से मिलने जाती है और पूछती है कि उस दिन असल में क्या हुआ था। लेकिन साकिब कहता है, तुम एक डिटेक्टिव हो, खुद ही पता लगा लो। जब जसप्रीत पूछती है कि उसके माता पिता किस हालत में हैं, तो साकिब बताता है, मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर नशा कर रहा था। तभी इशप्रीत वहां आया और कहा कि उसके पास एक पैकेट है जिसे तुम लोग खरीद सकते हो। मेरे दोस्त ने खरीदने का सोचा, लेकिन पैकेट में 30 रुपये कम थे। इशप्रीत पैसे लिए बिना पैकेट देने को तैयार नहीं था। मैंने उसे कहा कि पैसे ले आओ, वरना यहां से भाग जाओ। साकिब बताता है, मैं पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। अगर तुमने पैसे नहीं दिए, तो मैं तुम्हारी मां को भी बता दूंगा कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो। जब मैंने यह सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने इशप्रीत को पकड़कर नदी में डाल दिया और वह पानी पी गया। वह सांस लेने के लिए हाँफ रहा था और मैंने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया।
इशप्रीत भी नशा बेच रहा था जो उसके मामा ने उसे दिया था। वह उम्र में मुझसे छोटा था, इसलिए मैंने उसे ज्यादा नहीं मारा और वहीं छोड़ दिया। कुछ समय बाद जब वह चला गया तो मैं अपने दोस्त के साथ नदी में नहा रहा था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इंटीमेट हुए थे। अचानक मेरे पैरों के नीचे कुछ टकराया और जब मैंने नीचे डुबकी लगाई तो देखा कि वह इशप्रीत की बॉडी है। मैं बहुत घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। साकिब कहता है, अगर मेरे घर में किसी को पता चला तो वे मुझे मार देंगे। मेरे पास पापा की कार थी, लेकिन चाबी पानी में खो गई थी। इसलिए मैंने इशप्रीत को गाड़ी में बिठा दिया और खुद वहां से भाग गया। फिर हम हार्दिक को देखते हैं, जो मिसेस कॉली, दिलजीत की पत्नी को पसंद करता है, लेकिन वह उसे कभी भी ध्यान नहीं देती और उसे हमेशा घर से बाहर कर देती है। पुलिस को यह भी पता चलता है कि दिलजीत का पियानो टीचर के साथ अफेयर चल रहा था और इशप्रीत उसी पियानो टीचर के पास पियानो सीखने जाता था। इसलिए पुलिस का शक उन पर भी जाता है। जसप्रीत ने उनके साथ भी पूछताछ की, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। मिसेस कॉली बस यही कहती है कि दिलजीत अपनी शादी से खुश नहीं था और उसे नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी के साथ रहे। जब दिलजीत से $2 मिलियन की इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाता है तो वह रोते हुए कहता है कि वह कभी भी अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। जसप्रीत फिर कहती है, तुम्हारे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है और $2 मिलियन से तुम 2 बार अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। ऐसा पैसा किसी को भी लालचा सकता है। साकिब के बारे में दिलजीत इनकार करता है कि वह उनका असली बच्चा नहीं था, बल्कि उसने उसे अडॉप्ट किया था। फिर एक दिन हार्दिक मिसेस कॉली को परेशान करने के लिए जाता है और सही समय पर वहां पहुंच जाता है। दिलजीत और उसके भाई को एक बर्तन से पीट कर मार देता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में दोनों को बुलाया जाता है। मिसेस कॉली से पूछा जाता है कि क्या उनके पति ने कभी उनके साथ हिंसा की है। वह बताती हैं कि बहुत बार हुआ है, खासकर जब से उनका बिजनेस खराब हुआ है और उनकी मां की मौत हुई है। वह बताती हैं कि दिलजीत का भाई उनका सगा भाई नहीं है, बल्कि गांव का ही लड़का है, जो जब से 6 साल का था तब से उनके साथ था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी दूर तक जाएगा। दूसरी ओर डीआई हार्डी साकिब के दोस्त को घर से उठा ले आता है और जंगल में ले जाकर पूछताछ करता है। डीआई हार्डी का दोस्त कहता है, तुम सच सच बताओ कि साकिब ने यह सब किया है। तभी जसप्रीत और पूरी पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है। इसके बाद पता चलता है कि डीआई हार्डी की बहन भी नशे की आदी हो गई थी और साकिब उसे नशा सप्लाई करता था। जब भी हार्डी को मौका मिला, उसने साकिब को पकड़ने की कोशिश की। हार्डी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, लेकिन अब वह खुदकुशी कर चुका है, क्योंकि उसे लगता था कि वह किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। लेकिन हार्डी खुद कातिल नहीं था और कोई न कोई लीड छूट रही थी। जब इशप्रीत की बॉडी मिली तो वहां 2 डीएनए सैंपल मिले थे। एक साकिब का था, जिसने इशप्रीत को पहली बार डुबाया था, और दूसरा एक लड़की का था। जसप्रीत डीएनए को मैच करवाने के लिए कहती है और वह 100% मैच हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिसेस कॉली देश छोड़कर जा रही होती हैं। जसप्रीत एयरपोर्ट पर मिसेस कॉली को पकड़ लेती है। फिर एक कन्फेशन का समय आता है। मिसेस कॉली कहती है, जब मेरी शादी दिलजीत से हुई तब से मेरा जीवन मुश्किल हो गया। मुझे भारत से लाकर यूके में डाल दिया। यहां मैं उनकी नौकरानी बन गई और उनकी मां और बच्चे की देखभाल करनी पड़ी। उस बच्चे को अडॉप्ट करना मेरे खुद के फैसले से नहीं था, बल्कि दिलजीत और उसकी मां की इच्छा थी। दिलजीत ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। वह हमेशा उस म्यूजिक टीचर के पास प्यार ढूंढता था। जब वह 6 साल का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मुझे ध्यान देना शुरू किया और मुझे भाभी कहकर पुकारा। मुझे लगा कि कोई तो मेरे आसपास ध्यान दे रहा है, लेकिन उसने मुझसे प्यार की बात की और मैं उसे मना कर रही थी। मैंने दिलजीत को तकलीफ पहुंचाने के लिए उसे राजी किया कि मैं उसे वो सब दूंगी जो वह चाहता था। जसप्रीत। एक दिन शाकिब नाम का एक लड़का उसे पानी में डुबा देता है। जसप्रीत को लगता है कि शाकिब ने उसकी जान लेने की कोशिश की है। रास्ते में जसप्रीत को हार्दिक नाम का एक लड़का मिलता है। जसप्रीत को मौका मिलता है और वह हार्दिक को डुबाकर मार देती है।
लेकिन बाद में उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जसप्रीत हार्दिक को कहती है कि वो उसके साथ भाग जाए, लेकिन हार्दिक मना कर देता है। तब जसप्रीत झूठ बोलती है कि हार्दिक ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी। यह सब दिलजीत नाम का एक लड़का देख लेता है। दिलजीत बहुत गुस्से में आ जाता है और हार्दिक को मार देता है। जसप्रीत जानती थी कि दिलजीत बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, इसलिए उसने ऐसा किया। बाद में जसप्रीत को गुस्सा आता है और वो कहती है कि हार्दिक और शाकिब दोनों बच्चे थे। उसे गुस्सा निकालना था तो दिलजीत पर निकालती, लेकिन वो कहती है कि उसने गुस्सा दिलजीत पर ही निकाला है। वो स्प्रीत से बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि स्प्रीत उसे वो प्यार दे जो उसे चाहिए। अंत में जसप्रीत को पुलिस पकड़ लेती है। जेल में जसप्रीत दिलजीत से मिलती है और दिलजीत कहता है कि अगर वो गुस्से में आ गया होता तो जसप्रीत को भी मार देता। वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती। यह सुनते ही स्प्रीत उसे एक थप्पड़ मारता है। फिर हम देखते हैं कि जसप्रीत धीरे धीरे अपने बच्चे की मौत के सदमे से बाहर आने लगती है और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।